नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो जो भी कैंडिडेट कोल इंडिया का इंटरव्यू देने वाले हैं उन सभी के लिए है, या फिर वो लोग जो कोल इंडिया के बारे में जानना चाहते हैं उन सब के लिए ये वीडियो है। साथियों, अभी जो भी लोग इंटरव्यू दे रहे हैं उनसे इंटरव्यू पैनल ये एक्सपेक्ट करता है कि आपको कोल इंडिया के बारे में पता होगा, इसलिए इंटरव्यू में आपसे एक दो क्वेश्चन कोल इंडिया के बारे में पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो में हम कोल इंडिया के बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे और अंत में आप देखेंगे कि ऐसा कोई क्वेश्चन आपके पास नहीं बचेगा जिसका आंसर आपके पास नहीं होगा। तो चलते हैं। चलने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। चलते हैं। अबाउट कोल इंडिया। कोल इंडिया इज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग का क्या मतलब है, पीएसयू का क्या मतलब है, पीएससी का क्या मतलब होता है, जानते हैं। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, अगर कोई कंपनी जिसमें गवर्नमेंट का शेयर 50% से ज़्यादा होगा वो पीएसयू कहलाएगी। अगर किसी स्टेट का उसमें 50% से ज़्यादा तो स्टेट पीएसयू, अगर सेंटर का उसमें 50% से ज़्यादा शेयर है तो वो सेंटर पीएसयू कहलाएगी। एक बार फिर से जान लेते हैं कि कोई भी कंपनी जिसमें गवर्नमेंट का शेयर 50% से ज़्यादा होगा वो पीएसयू कहलाएगी। ये क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। कोल इंडिया एक महारत्ना कंपनी है। ये महारत्ना का स्टेटस क्या होता है, नवरत्ना क्या है, मिनी रत्ना क्या है, मिनी रत्ना 2 क्या है, और ये स्टेटस देने के पीछे क्या रीज़न है सेंट्रल गवर्नमेंट के। दोस्तों, जितने भी पीएसयूज थी उनमें डिसीजन प्रोसेस बहुत स्लो हो रहा था क्योंकि हर चीज़ का परमिशन उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट से लेना पड़ रहा था। इस वजह से काफ़ी स्लो हो रही थी डिसीजन प्रोसेस और कंपनियां लॉस में जा रही थी। तो उसी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि कुछ डिसीजन प्रोसेस इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट दिया जाए, कंपनियों को, बोर्ड को ये पावर दी जाए कि वो कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में डिसीजन खुद से ले सकें। कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, और तो इसके लिए ये 3-4 कैटेगरी बना दी गई हैं। और जैसे जैसे आपका अगर मिनी रत्ना 1 है, मिनी रत्ना 2 है, नवरत्ना है, महारत्ना है, तो आपका इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट बढ़ता जाएगा, दायरा बढ़ता जाएगा। तो ये कौन डिसाइड करता है कि कौन कंपनी महारत्ना होगी, कौन नवरत्ना होगी, कौन मिनी रत्ना होगी? तो भारत सरकार में ये मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइजेज ये डिसाइड करता है कि कंपनियों को क्या स्टेटस देना है। डिसाइड करने से पहले उसकी कुछ अपनी गाइडलाइंस हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, वो सब फुलफिल करेगा अगर कोई सेंटर पीएसयू। याद रखिए, महारत्ना, नवरत्ना और रत्ना का स्टेटस सिर्फ सेंटर की पीएसयूज को ही मिलता है। तो ये डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं महारत्ना के, तो हम चर्चा करेंगे। ये 6 डिसाइडिंग फैक्टर हैं महारत्ना के। तो पहला कि वो पीएसयू नवरत्ना होनी चाहिए। दूसरा, रजिस्टर इन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, वो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ साथियों? इसका मतलब ये हुआ कि उसके कुछ शेयर पब्लिक के पास भी होने चाहिए। तीसरा, एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट इज मोर देन Rs 5,000 करोड़ ड्यूरिंग लास्ट 3 ईयर्स। ये नेट प्रॉफिट क्या हुआ? नेट प्रॉफिट का मतलब ये हुआ कि जो भी इनकम पीएसयू जनरेट करती है और उसमें से जितना टैक्स गवर्नमेंट द्वारा ले लिया जाता है उसे डिडक्ट कर देंगे, तो जो प्रॉफिट होगा उसे नेट प्रॉफिट बोला जाएगा। एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट का क्या मतलब हुआ कि जो लास्ट जो 3 साल हैं उनमें, मान लीजिए पहले साल में किसी पीएसयू ने 3,000 करोड़ का प्रॉफिट किया, दूसरे साल में 8,000 करोड़ का प्रॉफिट किया और तीसरे साल में 7,000 करोड़ का प्रॉफिट किया। इसमें देखिएगा एक साल जो हम बोले ये 5,000 करोड़ से कम है, बट अगर तीनों साल का एवरेज हम लोग करेंगे 8, 7, 3, तो ये 5,000 करोड़ से ज़्यादा आएगा। तो एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट 5,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए।
चौथा कंडीशन, एवरेज एनुअल नेट वर्थ 15,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा होना चाहिए ड्यूरिंग लास्ट 3 ईयर। नेट वर्थ का क्या मतलब है कि किसी भी कंपनी के पास जितना भी एसेट्स है, अगर आप उसको मार्केट में वो कंपनी बेचेगी तो उससे जो अर्निंग होगी और उसने जो लोन ले रखे हैं, जो लाइबिलिटीज़ हैं उसकी, अगर उसको उस इनकम से, उस एसेट के वर्थ से माइनस कर दें तो वो जितना इनकम, जो कैलकुलेशन होगा, जो इनकम आएगा, उसे नेट वर्थ बोलेंगे। ठीक है। एवरेज एनुअल नेट वर्थ का क्या मतलब हुआ कि अगर लास्ट 3 ईयर में ये किसी साल ये 14,000 करोड़ है, किसी साल 17,000 करोड़ है, किसी साल 16,000 करोड़ है, अगर तीनों का एवरेज करेंगे तो ये 15,000 करोड़ से ज़्यादा आना चाहिए। बात करते हैं एवरेज एनुअल टर्नओवर की, ये 25,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा होना चाहिए ड्यूरिंग लास्ट 3 ईयर। टर्नओवर का क्या मतलब है, जितना भी माल खरीदा या बेचा जाता है और जितना कैश का फ्लो हुआ उसी को टोटल टर्नओवर नाम दिया जाता है। एवरेज एनुअल नेट टर्नओवर 25,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है। सिग्निफिकेंट, छठा क्या है, सिग्निफिकेंट ग्लोबल प्रेजेंस, मतलब उस कंपनी के इंडिया से बाहर भी ऑपरेशंस होने चाहिए। ये 6 कंडीशन समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम इनको रिवाइज कर लेते हैं। कंपनी, पहला कंडीशन नवरत्ना होनी चाहिए। दूसरा, रजिस्टर्ड इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, मतलब पब्लिक के पास भी उसके शेयर्स होने चाहिए। तीसरा, एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट 5,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए ड्यूरिंग लास्ट 3 ईयर। चौथा, एवरेज एनुअल नेट वर्थ 15,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा होना चाहिए ड्यूरिंग लास्ट 3 ईयर। पांचवा, एवरेज एनुअल टर्नओवर 25,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा होना चाहिए लास्ट 3 ईयर में, और उसके ऑपरेशंस इंडिया के बाहर भी होने चाहिए। ये 6 कंडीशन आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, इससे क्या बेनिफिट है। एक कंपनी को अगर महारत्ना का स्टेटस मिलता है तो उसको क्या बेनिफिट मिलता है। वैसे वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में उसको बेनिफिट मिलता है और बोर्ड के पास कुछ और अदर पावर्स होती हैं, लेकिन मेजर जो पावर मिलती है वो है बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टमेंट। यहाँ जैसे ही कोई कंपनी महारत्न मिलती है तो फ्री टू इन्वेस्ट आइदर 1,000 करोड़ रुपीज टू 5,000 करोड़ रुपीज और 15% ऑफ नेटवर्थ इन ए प्रोजेक्ट अप टू 5,000 करोड़ रुपीज, मतलब 5,000 करोड़ रुपए तक कंपनी कहीं भी इन्वेस्ट कर सकती है, बोर्ड डिसाइड कर सकता है। इसके लिए उसे भारत सरकार की परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट है, इससे बिजनेस डेवलप कर सकता है बोर्ड, कंपनी ग्रो कर सकती हैं। तो ये स्टेटस कोल इंडिया को भी मिला हुआ है। कोल इंडिया का बोर्ड 5,000 करोड़ तक ये डिसाइड कर सकता है और इन्वेस्ट कर सकता है किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, और 15% ऑफ नेटवर्थ इन ए प्रोजेक्ट। अगर किसी एक पर्टिकुलर पीएसयूज, मान लीजिए किसी कंपनी को उसे खरीदना है तो उसमें उसको इन्वेस्ट करना है, तो उसका, उस पर्टिकुलर सामने वाली कंपनी का जिसे वो खरीदना चाहता है, उसका 15% ऑफ उसके नेटवर्थ का, उसकी नेटवर्थ का 15%, समझ में आया क्या, उसकी नेटवर्थ का 15% तक इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन वो 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका दोबारा समझा देते हैं। मान लीजिए कि कोई कंपनी है, उसे कोई महारत्ना कंपनी खरीदना चाहता है, तो उसका नेटवर्थ मान लीजिए 50,000 करोड़ है, तो उसका 15% तक ही इन्वेस्ट कर सकता है, और वो 15% 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और 15% से ज़्यादा भी इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये 6 कंडीशंस महारत्ना का और बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगा। आगे चलते हैं। नवरत्ना। नवरत्ना का पहला कंडीशन है मिनी रत्ना कैटेगरी 1 होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है, उसमें ये 6 डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं, उनके आधार पे एक कैलकुलेशन की जाती है, और 100 नंबर में से 60 नंबर जिस पीएसयू को आ जाएगा उसे नवरत्ना का दर्जा दे दिया जाएगा। वो 6 फैक्टर कौन से हैं पता कर लेते हैं जल्दी से। पहला, नेट प्रॉफिट टू नेटवर्थ, ये सब वर्ड आपको हमने समझा दिया है। टोटल मैन पावर कॉस्ट टू टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विसेज, प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन इंटरेस्ट टैक्सेस टू कैपिटल एम्प्लॉयड, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स टू टर्नओवर, अर्निंग पर शेयर, इंटरसेक्टोरियल परफॉर्मेंस। ये क्या होता है इंटरसेक्टोरियल परफॉर्मेंस, मतलब जैसे कि कोल इंडिया एनर्जी सेक्टर का कंपनी है, तो कोल इंडिया मेनली कोल एक्सट्रैक्ट करता है,
और मार्केट में सेल करता है। इसके अलावा मान लीजिए रिन्यूएबल एनर्जी में भी अपना कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, क्या इसके ऑपरेशंस हैं, पेट्रोलियम में हैं कि नहीं हैं, किसी और फील्ड में, मतलब अपना जो बेसिक फील्ड है, प्राइमरी फील्ड है, उसके अलावा कहाँ इन्वेस्ट कर रखा है, ये मेनली इंटरसेक्टोरियल परफॉर्मेंस का मतलब होता है। इस आधार पे 100 नंबर का एक चार्ट बनता है, उसमें से ये कंपनी कोई 60 नंबर तक ले आती है तो उसे नवरत्ना के लिए एलिजिबल है। ठीक है, ये 6 फैक्टर आपको समझ में आ गए होंगे और मिनी रत्ना कैटेगरी 1 होना चाहिए। इसमें बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है, 1000 करोड़ और 15% ऑफ देयर नेटवर्थ ऑन ए सिंगल प्रोजेक्ट नॉट एक्सीडिंग 1000 करोड़, मतलब इसके पास 1000 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्ट करने का इसके बोर्ड के पास पावर है। या फिर 15% ऑफ नेटवर्थ ऑन ए सिंगल प्रोजेक्ट। मान लीजिए कोई कंपनी है जिसे कोई नवरत्ना खरीदना चाहती है और उसका नेटवर्थ 100 करोड़ रुपए है, तो उसका 15% कितना, 15 करोड़, तो 15 करोड़ रुपए तक उसमें इन्वेस्ट कर सकती है। और अगर मान लीजिए कि कोई 1000 करोड़ का है, उसका 15% होगा, अगर तो वो भी 1000 करोड़ से कम होगा तो उसको भी खरीद सकता है। कोई ऐसा पीएसयू है जिसका नेटवर्थ का 15% 1000 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगा, तब भी वो 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता उसमें। ये बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं, मिनी रत्ना कैटेगरी 1 की बात करते हैं। इसमें पहला क्या कंडीशन है, प्रॉफिट मेकिंग फॉर लास्ट 3 ईयर और अर्न नेट प्रॉफिट 30 करोड़ इन एनी 1 ईयर। देखिएगा, या तो 3 साल में, लास्ट तीनों साल कोई कंपनी सेंट्रल पीएसयू प्रॉफिट में रही हो, या 3 साल में से 2 साल घाटे में रही हो और किसी एक साल उसने 30 करोड़ से ज़्यादा का नेट प्रॉफिट कमा लिया। मतलब 3 साल में से 2 साल घाटे में, नुकसान में थी, लेकिन किसी एक साल उसने अच्छा बिजनेस किया और नेट प्रॉफिट 30 करोड़ से ज़्यादा हो गया, तो वो मिनी रत्ना 1 कैटेगरी के लिए एलिजिबल है। ठीक है, या फिर तीनों साल वो प्रॉफिट में हो, चाहे एक सिंगल रुपीज का भी प्रॉफिट अगर उसने कमाया है, तो वो मिनी रत्ना के लिए, मिनी रत्ना कैटेगरी 1 के लिए एलिजिबल है। इससे बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, अप टू 500 करोड़ रुपीज और इक्वल टू नेटवर्थ विच इज लोअर। अगर उसका नेटवर्थ 100 करोड़ रुपए है तो वो 100 करोड़ रुपए ही इन्वेस्ट कर सकता है। अगर उसका नेटवर्थ 600 करोड़ रुपए है तो वो 500 करोड़ रुपीज़ ही इन्वेस्ट कर सकता है अपने बिजनेस को डेवलपमेंट करने के लिए। इसके लिए उसे सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं मिनी रत्ना 2 में। इसमें क्या लिखा है, प्रॉफिट मेकिंग फॉर लास्ट 3 ईयर, मतलब ये भी प्रॉफिट में होनी चाहिए, पहला कंडीशन। और देखिए यहाँ और था और यहाँ एंड है, देखिएगा, शुड हैव पॉजिटिव नेटवर्थ, उसका नेटवर्थ पॉजिटिव होना चाहिए, नेटवर्थ 1 रुपीज़ होना चाहिए, 1 रुपीज़ भी हो चलेगा लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए, और वो 3 साल लास्ट 3 ईयर में प्रॉफिट में होनी चाहिए। समझ में आया? इसके पास क्या बेनिफिट है इन्वेस्टमेंट का, ये 300 करोड़ रुपीज़ या 50% ऑफ नेटवर्थ। मान लीजिए कोई 100 करोड़ की कंपनी है, अगर उसका नेटवर्थ 100 करोड़ है तो उसका 50% हुआ 50 करोड़, तो 50 करोड़ ही इन्वेस्ट कर सकती है, 300 करोड़ नहीं। अगर मान लीजिए किसी का 1000 करोड़ अगर नेटवर्थ है तो उसका 50% 500 करोड़ है, लेकिन वो 300 करोड़ तक ही इन्वेस्ट कर सकती है। एक बार फिर से पता कर लेते हैं मिनी रत्ना 1 और मिनी रत्ना 2 में। मिनी रत्ना 1 का मतलब हुआ कि वो प्रॉफिट मेकिंग होनी चाहिए लास्ट 3 ईयर में, या तो वो किसी लास्ट 3 साल में से किसी एक साल नेट प्रॉफिट उसका 30 करोड़ रुपए से ज़्यादा होना चाहिए। बाकी के 2 साल अगर वो लॉस में भी रही तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके पास बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगा, 500 करोड़ रुपीज़ या अपने नेटवर्थ के बराबर, जो भी इन दोनों में से कम होगा उतना वो अपने बिजनेस को डेवलपमेंट करने के लिए इन्वेस्ट कर सकती है। मिनी रत्ना 2 के बारे में पता करते हैं। मिनी रत्ना 2 का मतलब हुआ कि लास्ट 3 ईयर वो प्रॉफिट में होनी चाहिए और साथ में उसका पॉजिटिव नेटवर्थ होना चाहिए। इसका बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, 300 करोड़ रुपीज़ तक वो इन्वेस्ट कर सकती है, या तो 50% ऑफ नेटवर्थ, उनमें से दोनों में से जो भी कम होगा वो इन्वेस्ट कर सकती है। मुझे लगता है कि आपको अब क्लियर हो गया है महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना 1, मिनी रत्ना 2 के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अभी महारत्ना कितनी है, सेंट्रल पीएसयूज महारत्ना 10 हैं और इनका नाम हम लोग पता कर लेते हैं फटाफट।
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, बीपीसीएल, सीआईएल, गेल, एचपीसीएल, आईओसीएल, एनटीपीसी, ओएनजीसी, पावर ग्रिड और सेल। ओके, इसमें सीआईएल भी है, ये सीआईएल महारत ना। आगे बढ़ते हैं। कोल इंडिया इज द सिंगल लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। ये 2019-20 में 602.15 मिलियन टन कोयला का उत्पादन किया है साथियों। और मैं ये एक डाटा और आपको बता रहा हूं, कोल प्रोड्यूस ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 19-20 इंडिया का टोटल कोल प्रोडक्शन हुआ 729.10 मिलियन टन आएगा साथियों। कोल इंडिया भारत के कोल उत्पादन का 82% उत्पादन खुद करती है। आप देख सकते हैं ये कंपनी कितना बड़ा है और इसके पास कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये भारत के एनर्जी सेक्टर को किस तरह से मजबूती प्रदान कर रही है। 82% बहुत ज़्यादा परसेंटेज होता है साथियों। इसके पास माइंस की बात करते हैं, 352 माइंस हैं एज ऑन 1 अप्रैल 2020। उसमें से अंडरग्राउंड माइंस हैं 158, ओपन कास्ट माइन है 174, मिक्स्ड माइन है 25। कोल इंडिया का निर्माण 1975 में हुआ, तब से देश की सेवा में निरंतर लगी हुई है और भारत के एनर्जी सिक्योरिटी को सिक्योर कर रही है साथियों। कोल इंडिया के पास 23-24 का टारगेट है 1 बिलियन टन, बहुत ह्यूज टारगेट है। और ये कैसे काम करती है? फंक्शन थ्रू इट्स सब्सिडरीज इन 84 माइनिंग एरियाज स्प्रेड ओवर 8 स्टेट्स। आगे प्लान मैप भारत के मानचित्र में हम आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ इसके वो 84 माइनिंग एरियाज हैं और कौन कौन से वो स्टेट हैं जहाँ कोल इंडिया अपने ऑपरेशंस चलाती है। आगे बढ़ते हैं। एम्प्लॉयज़ को रेगुलर ट्रेनिंग देती है और एक्सीलेंस की तरफ लेके जाती है। इसमें 26 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, 84 वीटीसीज हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स, और एक है आईआईसीएम रांची, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कोल मैनेजमेंट, एज ए स्टेट ऑफ द आर्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। The largest corporate training institute in the India operates under CIL, conduct multidisciplinary programs। आगे चलते हैं। ये CIL है और ये इसकी सब्सिडरीज हैं, इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। CIL का हेडक्वार्टर कोलकाता है, वेस्ट बंगाल में। इसकी 7 कोल प्रोड्यूसिंग सब्सिडरीज हैं जिनका 100% शेयर CIL के पास है। पहला ECL ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर है सेंटोरिया में, वेस्ट बंगाल में। BCCL का हेडक्वार्टर है धनबाद में। CCL सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड रांची में। महानदी कोलफील्ड लिमिटेड संबलपुर में। ये साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड बिलासपुर में। NCL सिंगरौली में। WCL नागपुर में। ये 7 कोल प्रोड्यूसिंग यूनिट हैं। इसके अलावा कोल इंडिया के पास एक माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन सब्सिडरी भी है जिसका नाम है CMPDIL। इसका हेडक्वार्टर रांची में है और इसके अलावा इसके एक भारत के बाहर फॉरेन में अफ्रीका में भी एक सब्सिडरी है जिसका नाम है कोल इंडिया अफ्रीकाना लिमिटेड। इसके अलावा इसका एक असम में यूनिट है NEC नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स, जो डायरेक्टली कोल इंडिया द्वारा गवर्न किया जाता है। बात करते हैं कि सब्सिडरीज किस तरह से अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाती हैं। सब्सिडरीज, ये जो कोल प्रोड्यूसिंग सब्सिडरीज हैं 7, ये डिफरेंट एरियाज में बटी हुई हैं। कुछ ग्रुप ऑफ माइंस को एक एरिया में कंबाइन कर दिया जाता है और उसका एडमिनिस्ट्रेशन GM लेवल पे दे दिया जाता है। और ऐसे ही CMPDIL में 7 रीजन्स हैं, 7 RIs हैं, रीजनल इंस्टीट्यूट्स 1 to 7। ये 7 सब्सिडरीज हैं डिफरेंट, और ये 7 हमारे RIs हैं, रीजनल इंस्टीट्यूट्स हैं। और हर रीजनल इंस्टीट्यूट किसी एक सब्सिडरी को अपनी कंसल्टेंसी दे रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कोल इंडिया का बारे में आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कोल इंडिया के पास 7 कोल प्रोड्यूसिंग सब्सिडरीज हैं, एक कोल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन सब्सिडरीज है और एक फॉरेन सब्सिडरी है, और एक इसका यूनिट है असम में नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड, जो डायरेक्टली कोल इंडिया द्वारा गवर्न किया जाता है। इनके ये हेडक्वार्टर्स हैं और ये सब नीचे फर्दर एरिया एडमिनिस्ट्रेशन होता है। एरिया के थ्रू एक पर्टिकुलर 7-8 माइंस का एक ग्रुप बना दिया जाता है और वो उसका चार्ज GM E8 रैंक के दे दिया जाता है।
ऐसे CMPDL है वो अपना RIs बना रखे हैं साथ, जो पर्टिकुलर एक RI किसी एक सब्सिडरी को अपनी कंसल्टेंसी देने के लिए जिम्मेदार है। आगे बढ़ते हैं। ये भारत का मानचित्र है, इसमें हम देखते हैं कि कौन सी सब्सिडरी कहाँ कहाँ है। लोकेशन देख लेते हैं एक बार। ये जो यूनिट है कोल इंडिया द्वारा डायरेक्टली गवर्न किया जाता है असम में, नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड, और इसके अलावा ये ईस्टर्न कोलफील्ड है वेस्ट बंगाल में, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड है झारखंड में, और फिर भारत कोकिंग कोल लिमिटेड झारखंड में है। ये उड़ीसा में महानदी कोलफील्ड लिमिटेड है। ये साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड छत्तीसगढ़ में है। ये नॉर्थर्न कोलफील्ड लिमिटेड मध्य प्रदेश में है, और ये महाराष्ट्र में वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। इसके अलावा भारत सरकार की नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन है, ये चेन्नई में है, और ये सिंगरेनी कोलरीज कंपनी लिमिटेड है, ये स्टेट PSU है, ये आंध्रा तेलंगाना में है। आगे बढ़ते हैं। ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ऑफ CIL हैं। ये डायरेक्ट इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि अभी CMD कौन है कोल इंडिया के, कितने डायरेक्टर्स हैं और किस किस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर्स होते हैं। देखिएगा, ये हैं चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर श्री प्रमोद अग्रवाल जी, और ये डायरेक्टर टेक्निकल हैं, और ये डायरेक्टर पर्सनल एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन हैं, और ये डायरेक्टर फाइनेंस हैं, और डायरेक्टर मार्केटिंग। यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है कि CIL के जो डायरेक्टर्स हैं उनमें डायरेक्टर मार्केटिंग भी होता है, जो सब्सिडरीज में डायरेक्टर मार्केटिंग नहीं होता है। आगे देखेंगे हम कि सब्सिडरीज में कौन कौन से डायरेक्टर्स होते हैं। ये नाम आप देख सकते हैं, ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोल प्रोड्यूसिंग यूनिट जो 7 हैं उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की बात करते हैं, क्योंकि CMPDL के थोड़ा सा डायरेक्टर्स चेंज होते हैं। तो इन 7 कंपनीज के एक ही डायरेक्टर्स होते हैं एक तरह से। चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, एक डायरेक्टर टेक्निकल होते हैं ऑपरेशन के, एक डायरेक्टर टेक्निकल होते हैं प्रोजेक्ट एंड प्लानिंग के। इसके अलावा एक डायरेक्टर होते हैं पर्सनल के, एक डायरेक्टर होते हैं फाइनेंस के। यहाँ आप देखेंगे डायरेक्टर मार्केटिंग नहीं होते हैं। फिर CMPDL की बात करें तो इसमें एक चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं। फिर इसमें 4 डायरेक्टर टेक्निकल होते हैं। इसमें डायरेक्टर फाइनेंस, डायरेक्टर पर्सनल कुछ भी नहीं होते हैं। डायरेक्टर टेक्निकल होते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज के, एक डायरेक्टर टेक्निकल होते हैं रिसर्च डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी के, एक डायरेक्टर टेक्निकल होते हैं कोल रिसोर्स डेवलपमेंट के, एक डायरेक्टर टेक्निकल होते हैं प्लानिंग एंड डिजाइन के। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। शेयर होल्डर्स की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के शेयर हैं और दूसरे पब्लिक के शेयर हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के शेयर डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी कोल इंडिया में कितना शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं। तो अभी करंट में 66.1336% ये सेंट्रल गवर्नमेंट के शेयर हैं कोल इंडिया में। पब्लिक के शेयर हैं 33.8664%, टोटल 100%। ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। मैन पावर की बात करें, कंपनी वाइज मैन पावर की बात करें तो ये एग्जीक्यूटिव के हैं, ये नॉन एग्जीक्यूटिव। कोल इंडिया में टोटल एग्जीक्यूटिव अभी एज ऑन 1/4/2020 16,124 हैं, और टोटल नॉन एग्जीक्यूटिव 2,56,321 हैं। टोटल मैन पावर है 2,72,445। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इंडिविजुअल सब्सिडरीज का भी। आगे बढ़ते हैं। ओके साथियों, थैंक यू। कोल इंडिया के बारे में अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता है, अगर आप महसूस करते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऐसा कुछ हमने छोड़ा नहीं है, सारा कुछ कवर किया है कोल इंडिया के बारे में, जो इम्पोर्टेंट है और जो आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।